तथ्य और प्रूफ के साथ, फैक्ट के साथ हम आपके साथ एविडेंस लाते रहेंगे और आपको समझाने में हो सकता है हम सफल रहें। मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान ही इंडिया में हुई थी। इससे पहले जो शिक्षा थी वो गुरुकुल, मदरसा और मकतब के द्वारा दिया जाता था। साथ ही रिलीजियस शिक्षा के साथ साथ पर लॉजिक, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी जैसी शिक्षाएं दी जाती थी। इसके अलावा ट्रेडिशनल, कास्ट और आर्ट स्किल्स के द्वारा भी वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से बदल जाता है। और आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट होता है और इसका क्या प्रभाव होता है और इसका क्या नुकसान होता है। आइए हम जानते हैं। इसके लिए हम एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन से समझ लेते हैं इसे। इस रूल के शुरुआती साल में ही प्राइवेट एसोसिएट द्वारा कुछ एफर्ट लगाए जाते एजुकेशन के लिए। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कोलकाता मदरसा की स्थापना करते हैं। और 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। इस दौरान गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए कोई इंटरेस्ट ही शो नहीं किया गया। सन 1800 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा कॉलेज की स्थापना की गई। ये कंपनी के सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग करने के लिए तैयार किया गया था। 1802 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसे क्लोज करने का भी ऑर्डर दे दिया था। ऑफिशियल तौर पर ब्रिटिशर्स के द्वारा एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा कदम चार्टर्ड एक्ट 1813 में लिया जाता है। इस एक्ट में इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया था। लेकिन इसके साथ ही एक डिबेट शुरू हो जाती है जिसे ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी भी कहा जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी है क्या आखिर। दोस्तों, जब इंडिया में एजुकेशन की डेवलपमेंट की बात आती है, सवाल ये उठता है कि ये एजुकेशन इंडियन होगी या वेस्टर्न। किस लैंग्वेज में प्रोत्साहन किया जाएगा, लोकल लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में। इसको लेकर के 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप ओरिएंटलिस्ट का था और दूसरा एंग्लिसिस्ट का था। ओरिएंटलिस्ट ग्रुप, जिसमें प्रिंसेस ऑफ ब्रदर्स जैसे लोग आते थे, का कहना था कि इंडियन लैंग्वेज में ही इंडियन एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए था। ये एंग्लिसिस्ट जो थे, इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना चाहते थे। डिबेट को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट 1823 में ही एक जनरल कमेटी गठन करती है, अपॉइंट करती है। शुरुआत में इसे ओरिएंटलिस्ट प्रमोट करते हैं और डोमिनेट करते हैं। कोलकाता में संस्कृत कॉलेज और आगरा और दिल्ली में 2 कॉलेज की स्थापना करते हैं। इसके साथ बिजनेस लर्निंग को प्रमोट करने के लिए स्कूल और मदरसास को टेंट देने का भी काम करते हैं। लेकिन जल्द ही सिचुएशन एंग्लिसिस्ट के फेवर में टर्न हो जाती है। 1828 में यूटिलिटेरियन रिफॉर्म विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बनते हैं। 1834 में लॉर्ड मैकॉले को जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का दिया जाता है। पूरी तरीके से इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के फेवर में थे। फरवरी 1835 को अपने फेमस मैकॉले मिनट्स पब्लिश करते हैं। में इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने का फैसला लिया जाता है। कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। पहले के अनुसार एक इंग्लिश लाइब्रेरी भी ओरिएंटेशन लिटरेचर्स के बराबर है। बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए ही मैकॉले के ऑर्डर्स को इंडोर्स कर देते हैं। इसी तरीके से इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का विकास होता है। फिर आगे 1854 में ही एजुकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 भी कहा गया है। वुड, जहां बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। 1854 में इन्होंने इंडिया में फ्यूचर एजुकेशन को लेकर के कॉम्प्रिहेंसिव डिस्पैच और डॉक्यूमेंट तैयार किया था। इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को लेकर के मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मेन रिकमेंडेशन कुछ इस तरीके से थी। पहले तो ये डिक्लेयर करता है गवर्नमेंट के एजुकेशन पॉलिसी का एम वेस्टर्न एजुकेशन की टीचिंग देना है। इंस्ट्रक्शन को लेकर के ये कहता है कि एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम ही परफेक्ट लैंग्वेज है।
प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन के लिए यहाँ लोकल लैंग्वेज को ही सपोर्ट किया जा सकता है। विलेज लेवल पर ही वर्नाकुलरी विलेज प्राइमरी स्कूल, के बाद एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एफिलिएटेड स्कूल्स कॉलेज डेवलप करने का सुझाव देता है। में एजुकेशन की फील्ड में इंटरप्राइज को प्रमोट करने के लिए इन एड सिस्टम का आइडिया भी प्रपोज किया गया था। टेरिटरीज की सभी 5 प्रोविंस में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाने का सुझाव दिया जाता है। काम था प्रोविंस में एजुकेशन को रिव्यू करना, गवर्नमेंट को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना था। लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट करने का प्रपोजल दिया गया था। इसके साथ ही इसमें वोकेशनल इंस्ट्रक्शन को भी, टेक्निकल कॉलेज और स्कूल्स को भी डेवलपमेंट करने का एम्फसाइज किया गया था। वहीं वुड्स डिस्पैच वुमेन एजुकेशन सिस्टम को भी डेवलपमेंट करने का बात करता है। इसमें लगभग सभी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। वुड डिस्पैच के लगभग आइडियल और लगभग आने वाले 5 डिकेड्स तक एजुकेशन की फील्ड को डोमिनेट करते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे वेस्टर्न सिस्टम इंडिजिनस सिस्टम को रिप्लेस कर देता है। एजुकेशन की फील्ड में अगला कमीशन 1882 में किया जाता है, जिसे हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 और 83 कहा गया। 1882 में एजुकेशन की फील्ड में डिस्पैच के बाद हुई प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट एक कमीशन अपॉइंट करती है। इसे W हंटर के लीडरशिप में अपॉइंट किया जाता है, इसीलिए इसे हंटर कमीशन भी बोला जाता है। कमीशन को मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की फील्ड में ही सुझाव देने को कहा गया था। इंडियन यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में कमीशन इंक्वायर नहीं कर पाती है कि कुछ मेन रिकमेंडेशन कुछ इस तरीके से थी। प्री एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट और इंस्ट्रक्शन में के स्पेशल रूल को एम्फसाइज किया गया था। ही प्राइमरी एजुकेशन के कंट्रोल को न्यूली सेटअप डिस्ट्रिक्ट को म्युनिसिपैलिटीज बोर्ड को देने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 2 डिवीजन बनाने का सुझाव दिया गया था। पहला लिटरेरी जो यूनिवर्सिटी तक जाएगा, दूसरा वोकेशनल जिसमें कमर्शियल करियर के लिए तैयारी कराई जाएगी। मिशन फीमेल एजुकेशन को लेकर के क्लेट फैसिलिटीज की तरफ भी ध्यान देने को कहता है। अगले 2 दशक में सेकेंडरी एजुकेशन का तेजी से विकास होता है और प्रचार प्रसार होता है, जिसमें इंडियंस का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और इसके अलावा 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी, 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है। प्री और सेकेंडरी एजुकेशन की बात तो हंटर कमीशन ने पहले ही कर ली थी। के बाद नेक्स्ट कमीशन इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए रिफॉर्म किया गया था, जिसे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 भी कहते हैं। 20वीं सदी के शुरुआत से ही इंडिया में पॉलिटिकली एक्टिविटीज बढ़ने लगता है। अंग्रेजों को लगता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर चलने वाला एजुकेशन का स्तर काफी गिर चुका है। यहाँ से राजनीतिक आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष से पैदा ले रहा है। इसीलिए 1902 में लॉर्ड कर्जन ने रैली कमीशन को अपॉइंट किया। का एम था इंडियन यूनिवर्सिटीज को मेजर इंप्रूवमेंट के लिए सजेस्ट करना। इसी के आधार पर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को पास किया जाता है, जिसमें यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च पर ज्यादा ध्यान देने को कहा जाता है। यूनिवर्सिटीज के फेलोज का नंबर भी काफी कम कर दिया जाता है। ऑफिस में इनका पीरियड्स भी काफी रिड्यूस कर दिया जाता है। साथ ही ज्यादातर फेलोज को गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती थी। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास यूनिवर्सिटीज के रेगुलेशन को वीटो करने, अपनी तरफ से नए कानून को पास करने का भी पावर अपने पास रखती है। प्राइवेट कॉलेज को एफिलिएशंस को और भी स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। साथ ही हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज को इम्प्रूव करने के लिए 5 साल तक पर एनम 5 लाख रुपए की सैंक्शन किए जाते हैं। इस एक्ट के थ्रू यूनिवर्सिटीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। को जस्टिफाई करने के लिए कर्जन क्वालिटी और एफिशिएंसी का काफी ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन उनका असली मकसद था कि इंडियन स्टूडेंट के अंदर देशभक्ति के फीलिंग्स को रोकना। लीडर इस इंटरप्लिजियम को इंस्ट्रक्शन करने, देशभक्ति की फीलिंग्स को दबाने का स्टार्ट मानते हैं। यहीं पे गोखले इसे रेट्रोग्रेड मेजर कहते हैं। इसके बाद 1913 में गवर्नमेंट एजुकेशन को लेकर के एक रेजोल्यूशन पास करती है, जिसे गवर्नमेंट रेजुलेशन एजुकेशन पॉलिसी 1919 भी कह करके हम लोग जानते हैं।
ये था कि 1906 में बड़ौदा के प्रिंसली स्टेट ने कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद नेशनल लीडर ने ब्रिटिश इंडिया में भी इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए इन पर प्रेशर बनाने लग गए थे। यहीं पे गोखले ने इस इशू को लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रेज किया था। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी की 1913 रेजोल्यूशन में गवर्नमेंट कंपलसरी एजुकेशन को लेने से मना कर देती है, ताकि इलिटरेसी पॉलिसी को रिमूव करने के लिए जरूर कर लिया जाता है। थी प्रोविंस गवर्नेंस से कहा जाता है कि वो पुअर और बैकवर्ड एजुकेशन के लोग को फ्री एजुकेशन देने के लिए शुरुआत करें, के लिए प्राइवेट एफर्ट को इंक्रीज करना, वहीं सेकेंडरी स्कूल के क्वालिटीज को भी इम्प्रूव करना था। साथ ही हर प्रोविंस में यूनिवर्सिटीज डेवलपमेंट करने का भी प्रण लिया जाता है। 1917 में एक और कमीशन को फॉर्म किया जाता है, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-19। इस कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम्स और उनके बचे हुए कुछ इश्यूज को रिफॉर्म करने के लिए किया गया था। ये बाद में बाकी यूनिवर्सिटी पर भी एप्लीकेबल कर दिया गया। स्कूल एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक एंटायर जा लिया था। इसका मानना था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए प्राइमरी एजुकेशन को भी हमें इम्प्रूव करना होगा। अपनी रिपोर्ट में इसने बहुत से सुझाव दिए थे, जैसे कि स्कूल कोर्स 12 साल तक ही होना चाहिए, स्टूडेंट को मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटी में 3 ईयर डिग्री के लिए कंप्लीट कोर्स करना चाहिए। साथ ही सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन थी एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए एक सेपरेट बोर्ड होना चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के रेगुलेशन में रिजिडिटी भी बहुत कम होनी चाहिए थी। यूनिवर्सिटी को सेंट्रलाइज्ड और यूनाइटेड रेजिडेंशियल टीचिंग ऑटोनॉमी बॉडीज की तरह फंक्शन करनी चाहिए, ताकि स्कैटर्ड एफिलिएटेड कॉलेजेस की तरह। साथ ही फीमेल एजुकेशन, अप्लाइड साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल और वोकेशनल कॉलेजेस को और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। 1920 में गवर्नमेंट सैडलर कमीशन की रिपोर्ट को प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करती है और साथ ही इसे लागू करने के लिए भी कहा जाता है। सैडलर कमीशन के बाद 1929 में हटॉग कमीशन का रिफॉर्म्स होता है, इसे हम हटॉग कमेटी 1921 भी कहते हैं। स्कूल और कॉलेजेस के ज्यादा संख्या बढ़ने से एजुकेशन के स्टैंडर्ड धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। इसलिए एजुकेशन पर में हटॉग कमेटी को गठन किया जाता है, ताकि वो रिपोर्ट दे सके अपनी एजुकेशन अभी जो प्रेजेंट स्थिति है उसका। इसमें पहला सुझाव था कि प्राइमरी एजुकेशन पर जोर देना चाहिए, लेकिन इसके लिए कंपल्सन और हैस्टी इंपल्सन की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा ये था कि डिजर्विंग स्टूडेंट को ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल तक जाना चाहिए, कि एवरेज स्टूडेंट को प्राइमरी एजुकेशन के बाद वोकेशनल एजुकेशन की ओर डाइवर्ट कर देनी चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एडमिशन का जो तरीका था उसको काफी रिस्ट्रिक्ट करने की सलाह दी गई थी। और आइए अब हम समझते हैं कि ब्रिटिश रूल के दौरान जो लास्ट एजुकेशन रिफॉर्म्स आया था उसको हम समझते हैं। सेग्रेंट प्लान ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। 1944 में एडवाइजरी ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा तैयार किया गया था। का मेजर रिकमेंडेशन कुछ इस तरह से थी, में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन, 6 से 11 साल के बच्चों के लिए फ्री कंपलसरी और एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए प्रोत्साहन किया गया। 11 से 17 साल के सिलेक्टेड बच्चों के लिए हायर एजुकेशन और फिर हायर एजुकेशन के बाद 3 साल के लिए यूनिवर्सिटी डिग्रीज कंप्लीट करने का सलाह था। साथ ही हाई स्कूल भी 2 तरह के होने थे, में पहला एकेडमिक और दूसरा वोकेशनल और टेक्निकल। अलावा एडिक्वेट टेक्निकल, कॉमर्शियल्स और आर्ट एजुकेशंस को प्रमोट किया गया था। इंटरमीडिएट कोर्स को एबॉलिश करने का प्रयास था, में 20 साल के अंदर अडल्ट लिटरेसीज को खत्म करने का टारगेट दिया गया था। इसके साथ ही टीचर्स ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड को लिए मेंटली उसको स्क्रैप किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव ही ये था कि 40 साल के अंदर इंग्लैंड के जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन अटेंड हो जाना चाहिए। ये प्लान काफी वोड और कॉम्प्रिहेंसिव तो था, लेकिन इसे पूरा करने के लिए कोई भी मेथोडोलॉजी को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया था। अब हम समझ चुके हैं कि ये जो जितने भी डिफरेंट कमीशन आए थे भारत में एजुकेशन को लेकर के, अब हम इसको बारी बारी से समझ चुके हैं।
अब हम समझते इवैल्यूएशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन। तो अंग्रेज ने जो सबसे पहले मॉडर्न एजुकेशन को लेकर के जो एक्सपेंस लिए थे पूरी तरीके से इनएक्यूरेट थे। इसके पीछे उनके मंशा इंडियन को भलाई करना तो इनका बिल्कुल ही मकसद नहीं था। रीजन रहा होगा कि ब्रिटिशर्स या अंग्रेज ने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया। इसमें सबसे पहला कारण था इनलाइटेंड इंडियंस, क्रिश्चियन मिशनरीज और ह्यूमैनिटीज ऑफिशियंस मॉडर्न एजुकेशन के फेवर में किया गया एजिटेशन। दूसरा कारण था कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए एजुकेटेड इंडियंस का चीप सप्लाई। वह ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि एजुकेटेड इंडियंस ब्रिटिश गुड्स के लिए भी डिमांड करेंगे। एक व्यू ये भी था कि ब्रिटिशर्स रूल्स के इंडियंस उसको एक्सेप्ट कर ले कि इसमें ब्रिटिशर्स कॉन्करर और उसके एजुकेशन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई किया जाता था। से मॉडर्न एजुकेशंस को इंडिया में पॉलिटिकली मजबूत करने के लिए इनको इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। वेस्टर्न एजुकेशंस के डेवलपमेंट के साथ ही नेशनल इंडियन लर्निंग सिस्टम का धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि इसे किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिल पाता। इसकर 1844 के बाद ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए का नॉलेज होना कंपलसरी है। साथ ब्रिटिशर्स मास एजुकेशन को नेग्लेक्ट करते हैं। की वजह से बड़े स्तर पर में अशिक्षित व्यक्ति के वर्ग को देखने को मिलता है। 1911 में ये लगभग 84% था। 1922 में लगभग 92% की एजुकेशन के लिए पैसे देने होते थे, इसलिए ये अपर और रिचेस्ट क्लास के लिए मोनोपोली बन जाती है। इसी वजह से शिक्षित और अशिक्षित के बीच लैंग्विस्टिक और कल्चरल खाई पैदा हो जाता है। अलावा वुमेन के एजुकेशन को ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से निग्लेक्ट किया था। गवर्नमेंट ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस या एक उस कास्ट के लोग को नाराज नहीं करना चाहते थे। महिलाओं को एजुकेशन और शिक्षा देने से कॉलोनियल रूल को कोई फायदा नहीं था। साथ ही साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया था। 1857 तक सिर्फ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में ही सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस थे। सिर्फ एक ही अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो भी सिर्फ यूरोपियन और यूरेशियंस के लिए ही ओपन किया गया था। कमेंट्री का सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलता है कि इस तरह हम कह सकते हैं कि रिसर्च ने सिर्फ अपने और अपने फायदे के लिए ही इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन इंडियंस ने इसका पूरा फायदा उठाया। रिसर्च की इस एजुकेशन आइडिया ने इंडिया में जिस मिडिल क्लास एक वर्ग को तैयार किया, वही आगे चलकर लीडर के रूप में इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड करती है।